मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस जो ख़र्चा नानो नुफ़्का जो कि किसी भी बीवी का या बच्चों का जो मेंटेनेंस होता है, इससे क्या मुराद है और इसका केस जो दायर किया जाता है वो कौन कौन से सेक्शंस के तहत दायर किया जाता है और इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। अब किसी भी जगह पे अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी 3 बच्चे हैं और उसकी बीवी है और उसमें किसी ना किसी वजह से उसकी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से दोनों में डाइवोर्स होने का ख़दशा हो, तो वो बीवी अपने बच्चे लेके अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। उसके बाद ये होता है कि जो शोहर और बीवी आपस में जो एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं और साथ ही तलाक़ की नौबत आ जाती है। जब तलाक़ हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो माँ के पास होते हैं, तो माँ जो है वो उनके बच्चों के खर्च अखराजात को उठाने की ना उसमें सकत होती है, चाहे वो वर्किंग वूमन हो चाहे वो वर्किंग वूमन ना हो, और ना ही उनके उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है कि इसके अखराजात जो है वो माँ ने बियर करने हैं। इसीलिए कानून वज़ा किया गया। कानून में ये कहा गया कि अगर कोई बाप बच्चे पैदा करता है तो ये उसका कानूनी और इस्लामिक फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की कफ़ालत करे, अपनी बीवी की कफ़ालत करे। जब वो शादी करता है तो सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कफ़ालत के हवाले से वो हमेशा मर्द की ज़िम्मेदारी है। मर्द ने हमेशा घर से बाहर कमाई करके लेके आनी है, बच्चों के अखराजात उठाने, अपनी बीवी के अखराजात उठाने हैं, और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो घर में रह के बच्चों की अच्छी परवरिश करे और घर को संभाले। जब सेपरेशन हो जाए दोनों में तो बीवी के पास जो इख्तियारात हैं वो कानून देता है। कानून में बाकायदा तौर पे इसके इख्तियारात मौजूद हैं कि औरत अपने बच्चों का और अपना मेंटेनेंस जो है, जिसको ख़र्चा नानो नुफ़्का उर्दू में कहते हैं, वो अपने खामन से जो है वो डिमांड कर सकती है। अब ये है कि जब तक औरत तो अपने खामन की निकाह में होगी, अगर दोनों की शादी इंटैक्ट है, तो औरत अपना ख़र्चा भी डिमांड कर सकती है और अपने बच्चों का भी डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर औरत की शादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, निकाह ख़त्म हो चुका है और आपस में डाइवोर्स हो गई है, तो औरत अपना ख़र्चा डिमांड सिर्फ इद्दत की हद तक कर सकती है, जितने महीने वो इद्दत में रहती है। उसके अलावा वो अपना ख़र्चा डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन बच्चों का जो ख़र्चा है वो डिमांड कर सकती है। अब ख़र्चा नानो नुफ़्का जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस है, ये दायर होता है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट के इख्तियारात होते हैं कि वो उसके अंदर जो है वो सूट फॉर मेंटेनेंस दायर किया जाए। सूट फॉर मेंटेनेंस दायर करने के बाद जो है वो सबसे पहले नोटिस होते हैं शोहर को। अगर पहले हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की बात करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कॉन्टेस्टिंग प्रोसीडिंग कैसे होगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से ये मुराद है कि अगर बीवी ने अपने 3 बच्चों का ख़र्चा जो है वो अदालत से मांगा और अदालत ने शोहर को नोटिस किए, वो शोहर एक डेट पे नहीं आया, दूसरी पे नहीं आया, तीसरी पे नहीं आया, उसके बाद क्या जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके ख़िलाफ़ हो गई। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद जो है वो बाकायदा अदालत के अंदर एविडेंसेस होती हैं। एविडेंसेस होने के बाद अदालत जो फाइनल डिग्री पास करती है उसमें वो तीनों का और बीवी का, 3 बच्चों का और बीवी अगर उसमें के निकाह में है, तो इन चारों का ख़र्चा 20 या 25,000 या 30,000 रुपये लगा देती है फॉर द डे और फॉर द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट सूट, कि जिस दिन वो दायर हुआ दावा, उस दावे की तारीख से लेकर जब ये डिग्री हुआ तब तक और आगे भी। उसके बाद ये होता है कि अदालत उसमें ये भी कहती है कि हर साल जो है सालाना उसमें 10% इजाफा किया जाएगा। अब जो कम से कम ख़र्चा वो 10,000 लग जाता होता है। मैं ज़्यादातर अदालतों में जो जजेज़ हैं उनका रुझान यही है कि 10,000 रुपया जो है फ़ी बच्चा ख़र्चा लगा देते हैं, और बीवी का भी जो 10,000 ख़र्चा लग जाता है। उसमें ये होता है कि शोहर तो मुतमिन होकर अपने घर बैठा होता है, वो कहता है कि जी मैंने नोटिस रिसीव नहीं किए या मैं अदालत में नहीं गया, तो औरत के जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से वो कहता है कि मुझे कोई ख़र्चा नहीं देना पड़ रहा। लेकिन अदालत जब एक्स पार्टी डिग्री उसके ख़िलाफ़ जो है वो कर देती है, तो उसमें जो 9 या 10 लाख रुपए डिग्री होता है, जब आप उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो एग्जीक्यूशन में जाके उस डिग्री की एग्जीक्यूशन में जो है वो बाकायदा जो उसका बैलफ होता है उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस बंदे को जहाँ पे भी है उसको वहाँ से उठा के अदालत के सामने पेश करो। ये होता है मरहला ऐसा परेशानी का कि जो बंदा घर में बैठ के एंजॉय कर रहा होता है वो समझता है कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो अदालत के हुक्म से उस बंदे को उठाया जाता है
उठाने के बाद उसको गिरफ्तार करके फैमिली कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अगर फैमिली कोर्ट के सामने जब पेश होता है, वो आगे बहाने करता है कि मुझे तो नोटिस रिसीव नहीं हुए, ना मुझे पता है मेरे खिलाफ कोई केस दायर हुआ है, या मैं इसके बारे में लाइल्म हूँ, तो अदालत जो है वो उसको कहती है कि आपके खिलाफ 10 या 15 लाख रुपए डिग्री हुआ है, तो अब आप बताएं कि आप एट द स्पॉट कितने % पैसे जमा करवा सकते हैं। तो वो जो एट द सपोर्ट अपनी रिहाई के लिए या उस डिग्री को कंटेस्ट करने के लिए या 12(2) की एप्लीकेशन दे के उस डिग्री को सर्टिसाइड करवाने के लिए फिर भी जो है शोहर को 40% या 30% पेमेंट कोर्ट में जमा करवानी पड़ती है, और साथ में जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसकी हद तक श्योरिटी जमा करवानी होती है कि आइंदा ये किसी जगह पे भी फरार नहीं होगा और बाकायदा इस केस को कंटेस्ट भी करेगा और साथ में जो खर्चा बनता है वो भी अदा करेगा। ये है एक्स पार्टी परसेंट। हाँ, और हाँ, अगर वो खर्चा अदा नहीं करता और वो कोर्ट के सामने ये कहता है कि जी मेरे तो पास पल्ले कोई चीज़ नहीं है, ना मैं कमाता हूँ इतना, मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, मैं तो मज़दूर बंदा हूँ, मेरी तो इनकम इतनी नहीं है कि मैं इतने पैसे जमा करवा सकूँ, तो अदालत फिर उसको डिटेन करने का यानी कि उसको बाकायदा जेल में भेजने का हुक्म सादर फरमाती है। अब आते हैं इस तरफ के अगर कंटेस्टेड केस हो, सबसे पहले जो केस दायर किया जाता है, केस दायर करने के बाद जो है अदालत नोटिस करती है। नोटिस करने में ये होता है कि जब हस्बैंड है वो अपीयर हो जाता है अदालत में, तो फिर वो अदालत से जवाब दावा सबमिट करता है। जवाब दावा सबमिट होने के फ़ौरन बाद अदालत एक ऑर्डर पास करती है जिसमें इंटरम खर्चा लगा देती है। ये जो दावा 17A वेस्ट पाकिस्तान फैमिली एक्ट 1964 के तहत दायर किया जाता है, उसमें फिर जब अदालत में जो है वो नोटिस होते हैं, हस्बैंड को बुलाया जाता है, हस्बैंड नहीं आता, उसके बाद जब फिर हस्बैंड कोर्ट में अपीयर हो जाता है, आने के बाद वो अपना वकालतनामा सबमिट करता है, फिर अदालत उससे जवाब दावा मांगती है। जवाब दावा जब वो सबमिट करता है तो उसके फ़ौरन बाद अदालत इंटरम खर्चा लगा देती है। उस बंदे को कहती है कि जब तक ये केस चल रहा है आपने पर मंथ 3 बच्चों का और साथ में बीवी का 30,000 या 35,000 या जितना भी अदालत सूटेबल समझती है उसकी हैसियत से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के अदालत उसका ख़र्चा लगा देती है। जब उसका ख़र्चा लग जाता है उसके बाद जो प्रोसीडिंग जितना अरसा चलती रहती है वो हर महीने वो उस खर्चे को अदालत में जमा करवाने का पाबंद है। इसके बाद ये है कि अगर वो 2 या 3 महीने खर्चा जमा नहीं करवाता तो अदालत उसका हक़ दिफा भी ख़त्म कर सकती है, अदालत उसको जेल भी भिजवा सकती है और अदालत उसके खिलाफ 17A के तहत कार्रवाई करते हुए उसको जो है वो बाकायदा जेल में बंद करवाने के इख्तियारात भी रखती है। और साथ में जब अदालत जब उसका हक़ दिफा ख़त्म कर देगी और वो बाकायदा कोशिश करेगा कि मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाऊँ, तो जो इसका सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 है वो बाकायदा तौर पे कदगन लगाता है कि जो ऑर्डर अदालत 17A के तहत पास करेगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी फॉरम पे। तो ये सारा प्रोसीडिंग होती है। फिर कंटेस्टेड केस चलता है, अगर वो खर्चा रेगुलरली जमा करवाता रहता है, कोर्ट जो है वो एविडेंस तलब करती है, जो प्लेंटिफ है, जो बीबी है वो अपनी एविडेंसेस पेश करेगी, जो डिफेंडेंट है वो अपनी एविडेंसेस पेश करेगा, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद जब अदालत कंसिडर कर लेती है कि इस बेचारे की तो हालत ही ऐसी नहीं है, फिर अदालत जो है वो ऑर्डर पास करती है कि पर चिल्ड्रन मेरे हिसाब के मुताबिक ये 5 या 6 हज़ार रुपये यानी कि टोटल 20 या 25 हज़ार रुपये महीने का जमा करवा सकता है। उसके बाद जब फाइनल डिग्री पास हो जाती है फिर एग्जीक्यूशन में वो खर्चा जो है रेगुलरली लग जाता है। उसके बाद साथ में शेड्यूल बनने की एप्लीकेशन दायर की जाती है कि अदालत जो है वो शेड्यूल भी बना दे कि इनकी आपस में मुलाकात का क्या सिलसिला होगा और बच्चों के साथ जो बाप के मेल मिलाप का क्या सिलसिला होगा। उस शेड्यूल के तहत भी जो है वो बच्चों के मेल मिलाप का अदालत टाइम मुकर्रर कर देती है कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक जो है बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे और बाकी दिन जो है बच्चे अपनी माँ के पास रहेंगे। तो ये था सारा प्रोसीजर सूट फॉर रिकवरी ऑफ द मेंटेनेंस का। इसके बाद सामान्य जहेज़ और दीगर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।